नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम इनसे मिलिए में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपसे खास शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं और कह सकते हैं इनका नाम शायद आपकी ज़ुबान पर ना हो, लेकिन इनके काम के देशी ही नहीं बल्कि विदेशी भी बहुत कायल है। हिमाचल का हर एक कोना, बात चाहे लाहौल स्पीति की हो या फिर सिरमौर की, कांगड़ा की हो या फिर किन्नौर की, मनोरम से मनोरम दृश्य, पर्वत चोटियाँ, यहाँ की हरी भरी तलहटी या फिर विहंगम दुर्गम या फिर कह सकते हैं जो उद्गम स्थल है, या फिर यहाँ की जो साधारण जन जीवन है, संस्कृति है, वेशभूषा या फिर नृत्य, प्राचीन मंदिर, धरोहरें, आभूषण, पांडुलिपियाँ, ये सारी इन्होंने बेहद करीबी से देखी ही नहीं है बल्कि इन्हें एक गागर में संजोने का भी बेहद संजीदगी से काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्याग, समर्पण, संघर्ष और बेजोड़ कलाकृति की प्रतिमूर्ति, साथ ही साथ हिमाचल गौरव से सम्मानित श्री बीरबल शर्मा जी की। तो चलिए सीधे आपसे मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमान से। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आपको श्रेय जाता है हिमाचल की जो संस्कृति है उसको एक गागर यानी कि हिमाचल दर्शन आर्ट गैलरी, जिसे मंडी आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए आपको श्रेय दिया जाता है। तो सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि इसे उत्तर भारत की पहली और अपने आप में अनूठी आर्ट गैलरी कहा जाता है, तो किस तरह से ये अपने आप में अनूठी है, इसकी खूबियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी की स्थापना 24 अप्रैल 1997 को हुई थी, मंडी के पास, मंडी कुल्लू रोड पे बिंद्रावनी में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, सोच है, ये प्रेरणा रही है। मैं 16 साल की उम्र में फ़ोटोग्राफी की दुनिया में आया जी। उस वक्त मेरे को फ़ोटोग्राफी के बारे में किसी तरह का कोई इल्म नहीं था, क्योंकि पिताजी मेरे को जो है शास्त्री बनाना चाहते थे, या जो पंडित होते हैं पुरोहित वो बनाना चाहते थे जी। और वो मेरे को सुंदरनगर लाए, वहाँ संस्कृत कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए, लेकिन किसी कारण से देरी हो गई तो वहाँ प्रवेश नहीं मिला। तो 15 अगस्त 1972 को मैं फ़ोटोग्राफी में आया और उसके बाद मैंने 10 साल तक गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो है काम सीखा मैंने। तो मेरी जो जन्मभूमि है वो हमीरपुर में है, मसलाना गांव में, बरसड़ उपमंडल में, छोटा सा गांव है। तो उसके बाद मैं 1972 में 16 साल की उम्र में जब मंडी ज़िला में आ गया, तो तब उसके बाद आज दिन तक मैं मंडी ज़िला में कर्म भूमि की तरह उसको जो हूँ वहाँ रह रहा हूँ। हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी को स्थापित करने से पहले, जब 1983 के आसपास मेरे को घूमने का शौक़ था बहुत जी। तो जब कैमरा साथ हो और घूमने की बात हो तो छायांकन हो जाता है, लेकिन छायांकन कोई किसी तरह से प्रेरणा से प्रेरित नहीं था, कोई उसकी दृष्टि नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन 1985 में वहाँ पर मंडी जिला में जिला भाषा अधिकारी के तौर पे डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर जी हैं, एक कुल्लू से जी। वो आए, उन्होंने कुछ मेरे चित्रों को वहाँ प्रदर्शित देखा मेरे स्टूडियो में। तो उनका कहना था कि क्यों ना आप हिमाचल जो वो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, मेले हैं, त्योहार हैं, झीलें हैं, वेशभूषा है, उस तरह के चित्र उतारें, क्योंकि आपकी सोच उस तरह से मैंने देखी है, तो हम आपकी एक प्रदर्शनी लगा देंगे भाषा विभाग की तरफ से। और मैंने उस वक्त मंडी जिला का भ्रमण किया, संधोल से लेकर करसोग से लेकर तेपन से लेकर चौहार घाटी, जितने सारे कठिन क्षेत्र थे, धीरे धीरे उनको मैंने अपना पैदल रास्ते थे, उन दिनों पैदल ही जाते थे, तो वहाँ फोटोग्राफी की, छायांकन किया और एक संग्रह तैयार किया हमने 1988 में। और पहली प्रदर्शनी 1988 में हमने गांधी भवन मंडी में लगाई, मंडी जिला की सांस्कृतिक गरिमा। लेकिन जिस तरह से लोगों ने उसको देखा, जिस तरह से उसको सराहा, उससे मेरा भी उत्साह बढ़ा। और जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे डॉक्टर विद्याचंद और दूसरे साथी, बहुत सारे साथी जी, बहुत सारे मित्र जो यात्राओं में साथ रहे, उन्होंने कहा कि अब हिमाचल की तरफ बढ़िए, हिमाचल की यात्रा करें। तो हिमाचल तो बहुत बड़ा है जी, 55,000 किलोमीटर में हिमाचल प्रदेश है। तो उस वक्त मेरी फिर यात्रा जो है हिमाचल प्रदेश की जो है छायांकन जो है शुरू हुआ। और उसी वक्त जो है मैंने 1985 के आसपास जो है मैं पत्रकारिता की दुनिया में भी आ गया। तो कलम और कैमरे से मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश को जो है
1985 के बाद भ्रमण करना शुरू किया, जो आप कह सकते हैं कि अभी तक भी जारी है। जी, बहुत खूब। सर, जैसे आपने बताया कि आपकी जन्मभूमि वस्तुतः हमीरपुर रही है, लेकिन कर्मभूमि की जब हम बात करते हैं तो मंडी में आपका कह सकते हैं अभी आप रहते हैं और कर्मभूमि आपकी रही है। तो किस तरह से इस आर्ट गैलरी की अगर हम बात करें, नींव की बात करें, किस तरह से आपके रुझान में आया कि व्यास नदी के तट पर इस इतनी सुंदर और हिमाचली संस्कृति की कह सकते हैं गागर रूपी जो आर्ट गैलरी है, फ़ोटो आर्ट गैलरी है, उसकी स्थापना की जाए? जैसे मैंने कहा कि एक प्रदर्शनी लगाई, उसके बाद यहाँ डॉक्टर मतलब अकेडमी के लोग थे, उन्होंने कहा कि शिमला में लगाइए, शिमला राजधानी है। हम उसके लिए भी तैयार हो गए। BWCA में हमने यहाँ एग्जीबिशन लगाई 1999 में, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी। बहुत एक अलग तरह का प्रयोग था, इससे पहले इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ था कि पूरे प्रदेश को या पूरे जिला को छायाचित्रों के माध्यम से एक छत के नीचे दिखाया जाए और कुछ ही देर में जो है कोई भी व्यक्ति जो उसके बारे में जानकारी ले ले। उसके बाद तत्काल कुछ ये प्रदर्शनियों का सिलसिला शुरू हुआ। नाहन में लगाई, मीरपुर में लगाई, सुजानपुर में लगाई, इस तरह से लगातार जो प्रदर्शनियां जो है चलती रही। बाद में हमने सोचा कि क्यों ना इसी हिमाचल प्रदेश, जिसको लेके पूरे देश के लोगों को ये मिथक है या पर्यटकों को, देश को विदेश को, कि हिमाचल प्रदेश जो है शिमला, मनाली या डलहौजी में बसता है, जबकि हमारी दृष्टि में तो हिमाचल प्रदेश और जगह ज़्यादा बसता है, और जगह ज़्यादा सुंदर है, तो क्यों ना एक जगह लगाया जाए। तो हमने प्रयास किया, मित्रों से बात की, दोस्तों से बात की। हमारी एक संस्था है पुरातत्व चेतना संघ, जिसका हमने गठन किया 1991 में। उस पुरातत्व चेतना संघ की तरह, ताकि लोगों को अपने इतिहास के बारे में, जो हमारी प्राचीनता है, पुरातत्व है, उसके बारे में ज्ञान है। तो 1900 धीरे धीरे कोशिश करके अपने सहयोग से एक छोटे तौर पे प्रयोग करके बिंद्रावनी में दरिया ब्यास के किनारे बड़े सुरम्य जगह पे, बहुत सुंदर बंडी के और कुल्लू के बीच में, उसमें से गैलरी को स्थापित कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वहाँ आए, दूसरे लोग आए, गणमान्य लोग आए। उसके बाद से लगातार उस गैलरी में पूरे देश के लोगों का जिस तरह से आना हुआ और लोगों को समझना हुआ, जिसकी टिप्पणी आई, उससे हमें लगा कि इसका लगातार विस्तार करना जरूरी है। और हर साल हम उसका विस्तार करते रहे, उसमें परिवर्तन करते रहे, समय के अनुसार उसको जो जितनी ज़रूरत थी उस तरह से उसको बनाते रहे। और आज परिस्थिति ये है कि हम 24 अप्रैल को 27 साल के हो जाएंगे और 5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर आ चुके हैं। किसी दर्शक ने उस गैलरी को देखने के बाद कल्पना कर दी कि अब नहीं करूँगा स्वर्ग की कल्पना में। जब इस तरह की टिप्पणी आ जाए तो आदमी सब कुछ छोड़ के जो है उस काम को करता है। निःशुल्क दिखाते हैं, इससे कुछ नहीं लेते, क्योंकि ये हमारी एक रचना है, जुनून है कि हिमाचल प्रदेश को दिखाना है पूरे देश को, दुनिया को, इसकी समृद्ध संस्कृति को। इसी उद्देश्य को लेकर जो है हमने उस गैलरी की स्थापना की, जो अब अपने 27 साल पूरे करने जा रही है 24 अप्रैल। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बात की कि ये इसमें जो प्रवेश है बिल्कुल निःशुल्क रहता है और कोई भी दर्शक या फिर कह सकते हैं जो पर्यटक हैं यहाँ पर जाकर हिमाचली संस्कृति की कह सकते हैं जानकारी ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सर, आपने जैसे जिक्र किया था कि आपने दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर जाकर हिमाचल की खूबसूरती को न केवल देखा है, बहुत करीब से देखा है, बल्कि वहाँ की जो जन समस्या है, क्योंकि आप पत्रकारिता में भी रहे हैं, तो उसे भी उजागर किया है। तो कुछ ऐसे क्षण भी रहे होंगे या फिर कुछ ऐसे लम्हे जो आप उजागर करना चाहें दर्शकों के लिए? देखो, डोडरा क्वार जो है, काजा, डोडरा क्वार, बड़ा बंगाल, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं जाना चाहता है जी। कोई व्यक्ति कोई किस तरह से वहां जाने की जरूरत नहीं समझता था, इतने रिमोट में, लेकिन हमारे हिमाचल का हिस्सा थे जी। हमारी इच्छा पैदा हुई कि हम वहां देखें जाके लोग कैसे रहते हैं, उन लोगों का जनजीवन कैसा है। तो हमने डोडरा क्वार का दौरा किया। तब 9 दिन तक जो है वहाँ तो पैदल जाके लडोट से, यहाँ चिड़गांव से जाके जो है कोई रास्ते नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, तो वहाँ का दौरा किया। बड़ा बंगाल सुना होगा नाम आपने, एकमात्र गाँव है, रावी नदी के किनारे पहला गाँव है। और वहाँ को जब चलते हैं तो पता नहीं होता कि वापस आना है कि नहीं आना है। वहाँ के स्थानीय लोग भी चले जाते हैं, अपना सर्दियों में वो भी आ जाते हैं भीड़ वापस। वहाँ आज तक कोई विधायक नहीं जा सका, कोई पत्रकार नहीं, कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं जा सका, लेकिन बीरबल शर्मा अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा 1999 में। और वहाँ के लोगों की संस्कृति को, वहाँ के वेशभूषा को, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस चीज़ को हमने कलम और कैमरे से सरकार के सामने लाया, प्रशासन के सामने लाया। आज हालत ऐसी है कि डोडरा क्वार में भी कोई जाना
बुरानी समिता वहाँ भी सड़क बन गई है। जी। वहाँ बड़ा बंगाल में भी लोग जाने लगे, वहाँ के लिए भी प्रयास होते हैं। इसी तरह से पांगी है, भरमौर है, पांगी का दौरा किया, चांसल दर्रे का दौरा किया, जितना पब्बर घाटी गया जहाँ से ये आपकी पब्बर नीति निकलती है, चंद्रनाल जो है वहाँ गए, किन्नौर गए, स्पीति गए, मानतलाई गए, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य था कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जहाँ तक प्रशासन नहीं पहुँच पाया, सरकार नहीं पहुँच पाया, हम वहाँ जाके छायांकन करें, कलम से दिखें, ताकि उन लोगों का उद्धार हो। वो ये चीज़ इकट्ठी होकर जो है वो एक प्रदर्शनी का, एक गैलरी का स्वरूप बन गई। आज बहुत सारे चित्र वहाँ पर ऐसे हैं जो दुर्लभ हो चुके हैं, अब है ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो बड़ा परिवर्तन आ गया है। विकास की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें, बहुत बदल चुका है। लेकिन हिमाचल दर्शन गैलरी में आपको वो बड़ा साक्षात मिलेगा। आप कभी भी आएँ, जहाँ जो भी जाता है वो एक घंटे के अंदर अंदर उसको पता लग जाता है कि मेरा हिमाचल क्या है, अपना हिमाचल कितना सुंदर है, कितना समृद्ध है, कितने लोग यहाँ भोले भाले हैं लेकिन कितना कठोर जीवन जीते हैं। वो सब कुछ जो है कुछ ही पलों में जो आप देख सकते हैं। जी, जिस तरह से आप बयां कर रहे हैं वहाँ की आपकी जो आर्ट गैलरी है, मंडी की जो फोटोग्राफी आर्ट गैलरी है उसकी आप बात कर रहे हैं, तो ज़रूर जानना चाहेंगे किस तरह का संग्रह आपने उस आर्ट गैलरी में रखा है, चाहे वो बात पुस्तकों की हो या फिर किस तरह की वस्तुएं आपने या फिर चित्र जो है संजो कर रखे हैं। पहली बात तो है वो छायांकन, पहले थी गैलरी वो छायाचित्रों पर आधारित गैलरी थी जी। तो इतने छायाचित्र, मेरे पास लाखों फोटोग्राफ्स हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पहले आप ये देख रहे होंगे कैमरा है, इसमें नेगेटिव फिल्म पड़ती थी, नेगेटिव चलता था, धोते थे और वो खराब हो जाता था। अब युग बदला है, 2000 के बाद टेक्नोलॉजी आ गई, डिजिटल फोटोग्राफी आ गई, ये संग्रह खत्म हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जैसे डिजिटल शुरू हुआ या नेगेटिव वाला शुरू हुआ, ये मेरे पास 4-5 लाख फोटोग्राफ्स हैं। संग्रह नहीं है मेरे, संग्रह इतना संग्रह है कि आल्य नहीं है उसको बनाने के लिए, इतना आल्य बन जाए कि जितना चाहें हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने सोचा कि ये छायाचित्रों का एक लिमिट है, उसको भी दिखा सकते हैं हम। उसके साथ साथ हमने जो लोग घरों में जितनी प्राचीन वस्तुएं थी, जो लोग उसको कबाड़ समझ के फेंक देते थे, मैंने पहले घर से शुरुआत की। माँ का चरखा लाया, चाची का लाया, सासू माँ का लाया, प्रातड़ा लाया, दूसरी चीज़ें लाई। वो उसको देखा देखी लोग पुराने टेलीविज़न, पुराने रेडियो, 100 साल पुरानी बनी हुई चीज़ें, हम कैसे पकवान बनाते थे, कैसे खाते थे, कैसे पहनते थे, वो सब चीज़ें इकट्ठे करना शुरू कर। तो वो बड़ा रोचक बन गया है जी, बेहद रोचक बन गया है। छोटे बच्चे भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, और लोग जो प्रदर्शनियाँ लगती हैं तो वो चाहते हैं कि उसको भी कहाँ वहाँ पर जाके प्रदर्शन किया जाए। मेले में भी ले जाते हैं कई बार, कई चीज़ें बैठने के, हमारा जितना भी पहले का जो दिनचर्या थी, जो हमारा बुजुर्ग जिस तरह से जिया करते थे, वो सब कुछ ही पलों में पता लग जाता है कि हमारा पूर्व का जनजीवन कैसा था। उसके साथ साथ हमने उसी गैलरी परिसर में जो ब्रसेले हैं, ब्रसेले होते हैं पत्थर में, यादगार होती है। जब कोई व्यक्ति अपना चला जाता है, तो राजाओं के टाइम होता था कि राजाओं के पास तो उस वक्त साधन थे, राजाओं ने जो है अपने किसी परिजन के जाने के बाद ब्रसेले बना लेते थे वो मिस्त्री से पत्थर के। तो वो कालांतर में वो दबते रहे, जैसे भूस्खलन आए या चले गए दूसरे, तो हमने वो ब्रसेलों का भी संकलन किया जी, बहुत बलद्वाड़ा के पास सरका घाट में जो नगरोटी खड्ड है, वहाँ ब्रसेले मिले, तो उस व्यक्ति से बना कर रखकर वो भी स्थापित किए वहाँ। उस शोधार्थियों के लिए बहुत बड़ा रोचक विषय बन गया। इस तरह मंडी की पेंटिंग्स है, ओल्ड पेंटिंग 200 साल पुरानी, उस तरह उनके चित्र उतार के, ताकि ये समृद्ध संस्कृति जो हमें बुजुर्गों से मिली है, ये हमारी अपनी नहीं है, हमें आसान नहीं कर रहे हैं, ये हमें बुजुर्गों से मिली है, हमें इनको सुरक्षित करना है, इसका दस्तावेजी करना है और आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। यही काम कर रहा हूँ जी। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि लगभग लाखों लोग इसे अब तक विजिट कर चुके हैं और शोधार्थियों के लिए भी गहरे शोध का विषय रहता है, तो कितना महत्व है इस आर्ट गैलरी का, अगर हम आज के दृष्टि से देखें, या फिर एक इतिहास के जो स्टूडेंट है, या फिर छात्रों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी, या फिर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए भी? ये एक ऐसा प्रयोग, सफल प्रयोग साबित हुआ है। अगर किसी का समय हो, वहाँ उन टिप्पणियों को देखें जी, तो देश से भी जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमने पहली बार देखा है कि एक ही जगह पे हर चीज़ उपलब्ध है। हमारे पास हेरिटेज पुस्तकालय भी है, पुरानी किताबें भी हैं, वहाँ पर वेशभूषा, दूसरी चीज़ें, एक ही पूरे हर चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। तो महत्वपूर्ण, अब शोधार्थी हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, दूसरी जगह से है, चंबा से लोग आते हैं, दूसरे शोधार्थी उसको देखते हैं। जो शैक्षणिक भ्रमण होता है बच्चों का, स्कूलों का, वो बच्चे आते हैं।
बेहद प्रफुल्लित होते हैं, जिज्ञासा उनकी शांत होती है, वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि ये भी संभव है, ये भी ऐसा ही पहले होता था क्या? टेलीफोन जो ऐसा चलाते थे हम, घर घर करने वाला, वो भी वहां देखते हैं, चित्र को देखते हैं, पुराने चित्र को, कि मेरी नानी मेरी दादी इस तरह के वेशभूषा पहनती थी, हम ऐसे डांस करते थे, जो अब नई पीढ़ी के पास नहीं है जी। वो वहां पर जब मिलता है तो वो लोगों को वो आगे बढ़ने का, सीखने का मौका मिलता है। पुस्तकें छप रही है, उसके सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इतिहास के जो छात्र हैं वहां पर जाके शोध करते हैं जी। तो उससे आगे जाके उनको बड़ा ये एक जो उनका सब्जेक्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा जो है सुदृढ़ता मिलती है और आगे जाके उनका उसको लाभ मिलता है, चाहे पुस्तकों से हो चाहे प्राचीन फोटो। मैं वहाँ पर राजमहल में गया, पुस्तकें देखी तो 100 साल पुराने चित्र भी मिल गए। जी, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि जब आपकी खोज हो, जब आविष्कार हो तो मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ 104 साल पुराना चित्र भी वहाँ प्रदर्शित है, कैसे वहाँ शिवरात्रि मेला होता था, कैसे वहाँ पर दूसरे मेले होते थे, या लोगों की वेशभूषा कैसी थी, आंगू था या चोड़ू था, ये चीज़ें वहाँ पर जब मिलती हैं तो लोगों को लगता है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो कितनी समृद्ध थी और आज क्या है और आगे आने वाले समय में हम इसको कैसे ले जा सकते हैं। जी सर, कैमरे के माध्यम से तो या फिर छाया चित्रण के माध्यम से आपने बखूबी हिमाचली जो संस्कृति है, इतिहास को या धरोहरों को संजोया है, लेकिन शब्दों की जब हम बात करते हैं तो क्या कहना है आपका यहाँ के 12 ज़िलों के बारे में? मैं पिछले 37 साल से पत्रकारिता भी साथ में कर रहा हूँ जी पिछले, और मैंने हिमाचल प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ा। देखो, श्रीखंड की यात्रा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कठिन है जी। आप हम अमरनाथ जाते हैं, दूसरी तरह सुविधाएं हो गई, अब सुविधाएं सब जगह हो रही हैं यात्राओं में, चाहे मणिमहेश की बात करें, चाहे श्रीखंड की बात करें, किन्नर क्लास की बात करें या दूसरी यात्राओं की बात। जिस वक्त हमने दौरे किए, जिस वक्त हमने भ्रमण किया 1999 में, 2000 में, 2001 में, तब कोई सुविधा नहीं थी। श्रीखंड 3 बार में गया, जिस तरह। तो उसके बारे में जब हमने लोगों को पता लगा, लोग तो ये बोल देते थे कि खोज थोड़ी की हमने, वो तो चीज़ वहाँ है, लेकिन हमने उसको वहाँ पर आम जनता के सामने लाया, जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते उनको उस बारे में बताया, उससे लोगों को जिज्ञासा पैदा हुई, उस कलम से लोगों को दूर तक पता चला, तो वो लोग वहाँ पहुँचे। आज देखिए श्रीखंड की यात्रा में कितने लोग जाते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाके पता करें तो 1999 में 2000 में तो 10 लोग भी नहीं जाते थे, और जो जाते थे 10 में से 5 की डेथ हो जाती थी। सुविधाएं नहीं थी, डंडाधार चढ़ते थे 11 किलोमीटर, लेकिन हम चढ़ी, किन्नर क्लास गए, पत्थरों को नीचे रहे, 3 दिन पत्थरों को नीचे रहे, वहाँ भूखे प्यासे। तो मतलब जुनून की वजह से अगर आप हिमाचल प्रदेश को अगर चोटियाँ देखा जाए आप, तो चोटियों में जिस तरह से चाहे मणिमहेश, किन्नर क्लास, श्रीखंड, या जितने भी आप जो पहाड़ों के ऊपर जो बने हुए, वहाँ नीलकंठ महादेव की जो झील है लाहौल में, तो नीली झील है बिल्कुल, वहाँ तक पहुँचना 32 किलोमीटर चलना पड़ता है एक दिन में पैदल, सांस सूख जाती। कई बार मौत से साक्षात्कार हुआ हमारा, कई बार मौत से सामने। तो यात्रा करना, बोलना आसान है लेकिन बहुत मुश्किल होता है, उसको तो साधन नहीं थे, अब तो साधन भी है, लेकिन की है वो जो है भक्त बताता है, और वहाँ पर इसके साक्षात वहाँ पर जो है प्रमाण है, यही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि मौत से भी आपका कई बार साक्षात्कार हुआ है, यानी कि कुछ यादें रही होगी आपकी, कुछ दुर्गम तस्वीरें आपने ली होगी, कुछ ऐसी जो आप याद करना चाहें, अभी बताना चाहें, जो आपकी आर्ट गैलरी में इस समय हम देख सकते हैं। हम जब पांगी में गए जी, पांगी के दौरे में जब हम गए तो रोली नाला से पैदल चलना पड़ता था जी। आपको मालूम है कि पांगी में तो अधिकारी भी जाना चाहते हैं, चला गया तो फिर वो वहाँ पर वो कैसा जीवन जीता है तो पता लगे। पांगी में गए तो रोली नाला से पैदल गए, तो वहाँ बहुत सारी जगह पे ऐसे स्थल थे कि वहाँ अगर आपका 1 मिनट के लिए भी एक भी पैर खिसक जाए तो आपका सीधा जो है चिनाब नदी में जाके, और कोई निकालेगा नहीं कोई। वहाँ बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं तो बहुत सावधानी बरतना। बड़ा बंगाल जाएँ तब भी रास्ता ऐसा है, पांगी जाएँ तब भी जाए, डोडरा कुआर जाएँ तब भी ऐसा है, अगर आप श्रीखंड जाएँ तहाँ भी, श्रीखंड में भी बहुत सारे लोग जो हैं मौत का शिकार होते हैं। तो ये जो है इतनी कठिन, आप ये मान के चलिए कि कोई भी आता सुगम नहीं रही, लेकिन इसको हम इस करके आके जो उल्लेखित नहीं करते ताकि परिवार वाले अगली बार जाने नहीं देंगे जी। परिवार वाले नहीं, परिवार तो परिवार ही होता है, उसको तो चिंता रहती है। तो एक बार की बात बताऊँ, हम चंद्रनाथ गए, हमारा साथ डॉक्टर उमेश भारती जो पद्मश्री है वो भी साथ में थे, 5-7 आदमी और थे। जब हम वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी, जो 5वें दिन आके रोड से हमारा फ़ोन मिला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जाने से पहले जो जहर की पुड़िया दे जाया करो। ऐसी परिस्थितियों में जो उस वक्त जो है हमने फोटोग्राफी और पत्रकारिता की जी, और शायद जी उसी जुनून का आज आपको फल भी मिल रहा है। आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें हिमाचल गौरव जो सम्मान है वो भी आपको मिला है। इतने सारे सम्मानों के बीच में आप खुद को कैसे देखते हैं? आपके इतने सारे जो संघर्ष हैं,
या फिर जो यादें हैं और जो आपकी जो नींव रखी गई है हिमाचल दर्शन आर्ट गैलरी की, जिसे अब लगभग 27 वर्ष होने जा रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? पुरस्कारों का तो कोई मतलब इसका हिसाब किताब रखना तो बड़ा मुश्किल है, कितने पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन पुरस्कार के दो मतलब होते हैं। पुरस्कार जो है आगे बढ़ने के लिए एक जरिया है और जिम्मेवारी बढ़ती है पुरस्कार से। हम हर बार सोचते हैं कि बहुत हो गया, इसको खत्म करते हैं, विराम लगाते हैं उम्र के लिहाज से। समझे अगर आज आपने खीर गंगा जाना तो आपको 6 घंटे पैदल चलना पड़ता है, वहाँ सांस रुक जाती है। लेकिन जब पुरस्कार मिलता है तो हम सोचते हैं ये पुरस्कार आपको उस काम के लिए दिए गए जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका ये दायित्व है आप इसको आगे जारी रखें और कालांतर तक जारी रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करें ताकि आने वाली आपके जाने के बाद भी आपकी पीढ़ी उसको देखे। ऐसी व्यवस्था, ये हमारी जिम्मेदारी है जी। समाज के प्रति जो हमें मिला है, विरासत में मिला है, बुजुर्गों से मिला, उसको संजोना, उसको संरक्षित करना, आगे उसको बढ़ाना और कालांतर तक रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका पुरस्कारों को प्रेरणा मिलती है, पुरस्कारों से प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन पुरस्कार जो है इस किसी काम का जो है ये समापन नहीं है। और पुरस्कार मिलते रहे। मैं कोई काम पुरस्कार के लिए नहीं किया, ना मैं करता हूँ, लेकिन पुरस्कार मिलता है तो इसके लिए स्वागत है। और जो काम का अगर रिकॉग्नाइजेशन होता है, इससे आगे बढ़ने का जो है उत्साह मिलता है। जी, बहुत बढ़िया सर। जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर आपने साथ कुछ कैमरेज भी लाए हैं, और अब की तकनीक और उस समय की जो तकनीक है, कितना फ़र्क आप उसमें देखते हैं? कितनी कठिनाइयों भरा वो दौर था जब आपने इसकी शुरुआत की? दिन रात का फर्क जी। वर्तमान तो पूरा डिजिटल युग है। इस कैमरे को दिखाएं आप, इस कैमरे में 12 फोटो वाली फिल्म पड़ती थी, नेगेटिव वाली। जी। मानो आप शादी का कार्यक्रम चला है तो 12 फोटो के बाद जो है आपको फिल्म चेंज करना पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, फंक्शन नहीं रुकेगा तो आपका चित्र चला जाएगा। 12 के बाद आप इसको संभालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं लगनी चाहिए। फिर जब ये फंक्शन खत्म हो, दूसरी फिल्म डालने के बाद कितने रोल आपको संभालने जेब में रखना पड़ेंगे। फंक्शन खत्म होने के बाद या टूर खत्म होने के बाद आपको संभाल के इसको लैब में डेवलप करने के बाद भेजना पड़ेगा। लैब में अगर कलर है फिल्म में तो 15 दिन के बाद पता लगता था, ब्लैक एंड वाइट है तो दूसरे दिन को पता लगता था डार्क रूम में जाके कि आपका चित्र खींचा हुआ ठीक आया है, नहीं ठीक आया। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य था, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य। आज तो 1 सेकंड में फोटो खींचते हैं, पूरी दुनिया पहुंच जाता है, लेकिन पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 1990 के बाद हल्का फुल्का थोड़ा सा शुरुआत हुआ कलर का दौर। इसके बाद जो है ये 35 mm का कैमरा आया, जो आजकल भी आप देखते हैं, इसमें फ्लैश लगी होती थी अलग से, इसमें लाइट डाल तो आप चलता है। अब तो डिजिटल है, आप फोटो खींचते हैं, देखते हैं। अब तो सारा काम का सरलीकरण हो गया है। लेकिन हमने उस दौर में फोटोग्राफी की है जब नेगेटिव से फोटोग्राफी करते थे और उसका कोई पता नहीं था कि आपका खींचा हुआ फोटोग्राफ ठीक है या नहीं है। लेकिन आज भी उसके चित्र, इन कैमरों को खींचे हुए चित्र जो है हमारे पास संग्रहित हैं और वो अपने आप में इनसे ज़्यादा सुंदर है, आज वर्तमान से ज़्यादा सुंदर है। और उसमें बिल्कुल नेचुरलिटी है, उसमें कोई किसी तरह का जो है मिक्सिंग का नहीं है, ओरिजिनल है जो वहाँ साक्षात दिखता है। जी। सर, ज़रूर आपने बहुत संघर्ष के साथ इस कार्य से आप जुड़े रहे। आपसे जानना चाहेंगे किससे आपने ये कार्य सीखा, और अभी की वर्तमान की बात करें, कितने शिष्य या फिर कह सकते हैं आपकी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपसे जुड़े हैं? जब मैंने 1982 में 1/1/1982 पहली जनवरी 1982 को बीरबल स्टूडियो के नाम से मंडी में स्टूडियो स्थापित किया, उस वक्त से लेकर आज 22 अप्रैल 2024 तक हजारों के हिसाब से मेरे शिष्यों ने मेरे साथ काम किया। मैंने उनको काम सिखाया। आज वो देश दुनिया में, हिमाचल में जगह जगह एक सम्मानजनक तरीके से रोजगार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बड़ी इज्जत से कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे जो कुछ शिष्य तो आज फोटो जर्नलिज्म में बड़े बड़े शहरों में धाक जमा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि किसी का शिष्य कहाँ जाके जो है नाम कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत सम्मानजनक प्रोफेशन है। इसको अगर आप सम्मान से जिए, इज्जत जिए, और इसके पीछे कैमरे का तो इतना बड़ा रोल नहीं है, टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है, रोल तो आपकी आंख का है कि आप अपने कैमरे से क्या खींचना चाहते हैं। मेरे अपने कैमरे से मैं डांस खींचना चाहता हूँ, मैं अपने कैमरे से दृश्य उसका मंदिर का लेना चाहता हूँ या किसी पेंटिंग का लेना चाहता हूँ, वो तो मेरे अपना एंगल है। कैमरे में तो क्लियरिटी की बात है ना, तो ये कैमरे का रोल बड़ा कम है। मेनली आपके सोच क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो मेरा लक्ष्य अलग तरह से है। हमारे जैसे इस लाइन के लोगों को तो बहुत लोग पागल भी कहते हैं कि घर पर तमाशा देखते हैं, लेकिन इसमें शौक़ है और जुनून है, और इसमें जो है हमें संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि ये मिलती है कि आने वाली पीढ़ी हमारे जाने के बाद कुछ ना कुछ देखेगी जो हमने संजो के यहाँ रख के जाना है।
जी बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी ज़रूर आपके इस कार्य को ज़रूर आप पे फ़ख्र करेगी और सरहेजी की भी सरोकार भी करेगी। लेकिन चलते चलते कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मेरा संदेश ये है कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी बहुत कुछ बचा है, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पर्यावरणीय की दृष्टि से। जी, हमें विकास के दृष्टि हो चाहे दूसरा हो, इतने ही दरवाजे अपने खोलने चाहिए जिससे ये चीज़ बची रहे। बहुत ज़रूरी है मंदिरों के पुरातत्व को बचाना, बहुत ज़रूरी है यहाँ के समृद्ध संस्कृति को बचाना, बहुत ज़रूरी है यहाँ के पर्यावरण को बचाना। जी, हम अपने कैमरे से, कलम से इस काम को कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सबका दायित्व है कि इस चीज़ को संग्रह रखें। हर घर में छोटा सा संग्रहालय हो जिसमें आप पुरानी चीज़ों को संजो के रखें और पर्यावरण की दृष्टि से जो है इस बात का ख्याल रखें कि हमारा हिमाचल बहुत सालों तक जो है इस तरह हरा भरा रहे और यहाँ लोग आने वाले समय में ऑक्सीजन लेने के लिए हिमाचल प्रदेश में आए और यहाँ की समृद्ध संस्कृति को देखने के लिए आए, यहाँ के प्राचीन मंदिरों को, यहाँ के इतिहास को देखने के लिए आए। यही संदेश देना चाहूँगा मैं युवा पीढ़ी को भी, और जो लोग इस काम में लगे उनके लिए मेरा ये संदेश है कि हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर, बहुत संस्कृति है, इसको इसी तरह से कालांतर तक बना रहे, ये हमारा दायित्व है और हमें ये काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपनी इस सुंदर कृतियों के लिए और साथ ही साथ हिमाचल की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आपने जो संदेश दिया उसके लिए हम आभारी हैं। दर्शकों, आज कार्यक्रम इनसे मिलिए में ये थे हमारे बीच श्री बीरबल शर्मा जी, जो कि हिमाचल दर्शन आर्ट गैलरी मंडी के संयोजक भी है, संचालक भी है, और इनके संदेश के साथ कि हिमाचल की खूबसूरती को या फिर सौंदर्य को बनाए रखने में अपना सहयोग दे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।